जब मेरा पति रोज ऑफिस जाता तो जाने से पहले मुझे एक लाल रंग की साड़ी देकर कहता, आज शाम को मेरे ऑफिस से आने से पहले इसे पहन लेना और अच्छे से तैयार होकर बैठना। आज हमारे यहाँ बहुत खास मेहमान आ रहे हैं। मैं साड़ी ले लेती और शाम को तैयार होने लगती तो मेरे घर का नौकर मुझसे कहता, दीदी भगवान के वास्ते ये साड़ी मत पहनो, वरना आज अगर जॉब हो जाएगा। तुम नहीं जानती हो सारी रात तुम्हारे साथ यहाँ क्या खेल खेला जाता है। आज तुम ये साड़ी मुझे दे दो। आज ये साड़ी पहनकर तुम्हारी जगह पर मैं बैठूंगा और तुम छुप कर सब कुछ देख लेना। फिर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा हो जाएगा और तुम सब कुछ समझ जाओगी। लेकिन मुझे अपने नौकर की सारी बातें झूठी लगती थी, क्योंकि मुझे साड़ी पहनने के बाद कुछ भी याद नहीं रहता था। लेकिन आज उसने मुझसे कुछ ज़्यादा जिद की और मेरे आगे हाथ जोड़ करने लगा तो मैंने उसे अपनी साड़ी दे दी। उसने मेरी वह साड़ी पहन ली और अपने सर पर एक लंबे बालों की विग लगा ली और औरतों की तरह तैयार होकर वह मेरे कमरे में बैठ गया। रात को जब मेहमान आए तो मेरा पति एक एक करके उन्हें मेरे कमरे में ले जाता, मगर कुछ समय बाद यह देख मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई जब उन मेहमानों ने मेरे नौकर के साथ शाम के 5 बज रहे थे। जब मैं सोकर उठी थी तो मेरे घर में हर तरफ चहल पहल मची हुई थी। मेरी माँ मेरे छोटे भाई से कह रही थी कि जल्दी मार्केट जाओ और अच्छा सा नाश्ता लेकर आना और देखना कोई चीज न रह जाए। जब मैंने अपनी माँ से पूछा तो मुझे पता चला कि हमारे घर पर रिश्ते के लिए कुछ मेहमान आ रहे हैं। फिर माँ ने मुझसे कहा कि एक अच्छा सा सूट पहनकर तैयार हो जाओ। मैं अपनी माँ को देखने लगी। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। मैंने एक नया जोड़ा निकाल कर पहन लिया और हल्का फुल्का सा मेकअप कर लिया। थोड़ी देर बाद वो रिश्ते वाले मेहमान हमारे घर पर आ गए। मैंने उनको ड्राइंग रूम में बिठाया और खुद भी उन्हीं के साथ बैठ गई। मुझे उन्होंने कहा कि मैं चाय बना लूं। घबराहट की वजह से मेरे तो हाथ पैर फूल रहे थे, पर मैंने चाय बनाई और जब मेरी माँ ने इशारा किया तो मैं चाय की ट्रे लेकर मेहमानों के सामने आकर बैठ गई। उनमें से एक औरत मुझे गौर से देख रही थी। मुझे उसी समय अंदाजा हो गया था कि मैं इन्हें पसंद आ चुकी हूँ। उनके देखने का तरीका बता रहा था और बाकी लोगों को भी मैं और मेरे परिवार वालों को पसंद आ गई। अगले दिन उन्होंने हमारे घर पर फोन करके बता दिया कि हमारी तरफ से हाँ है। माँ ने भगवान का शुक्रिया किया और भगवान का नाम लेकर मेरी मंगनी प्रकाश से कर दी और 2 महीने बाद की शादी की तारीख तय हो गई थी। इन 2 महीनों में मैं प्रकाश से थोड़ी बहुत फोन पर बात की थी। वह मुझे मेरी फोटो मांगते, लेकिन मैं उन्हें मना कर देती थी। खैर, हमारे इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और वह दिन आ गया जब मैं प्रकाश के दुल्हन बनकर उसके घर पर आ गई। शादी की रात के बारे में जो सपने मैंने देखे थे वे सभी सच हो गए थे। मेरा घूंघट उठाते ही प्रकाश ने बहुत ज्यादा तारीफ की। मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहने लगे कि तुम जानती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। जब मैं पहली बार तुम्हें देखा था उसी समय मैं सोच लिया था कि मेरी दुल्हन बनने के लिए लायक सिर्फ तुम ही हो। तुम मुझे सारी लड़कियों से अलग लगी थी। मैं तुम्हारा जिंदगी भर बहुत ख्याल रखूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा इतनी ही खूबसूरत दिखो। घर के कामों के लिए यहाँ बहुत सारे नौकर हैं। तुम्हें यहाँ पर कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तुम बस मुझे खुश करना और मेरे लिए हमेशा सच संवर कर रहना। मेरे लिए इतना ही बहुत है। उनकी ये बातें सुनकर मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। अब तो मैं भी उनकी दीवानी हो गई थी। उन्होंने अपने सारे वादे पूरे किए जो उन्होंने शादी की रात मुझे किए थे। वह रोज जब ऑफिस से घर आते तो मेरे लिए गिफ्ट जरूर लेकर आते थे। प्रकाश की मोहब्बत ने मुझे सब कुछ भुला दिया था। अब मैं पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। प्रकाश की मोहब्बत से मेरा रूप दिन ब दिन निखरने लगा था। जब मैं अपने मायके जाती तो मेरी दोस्त और मेरी पड़ोसी मुझे खूब गौर से देखी और मुझसे कहती, तुम्हारी तो लॉटरी निकल गई है, तुम्हें इतना मोहब्बत करने वाला पति मिला है। मोहब्बत में डूबे दिन रात ऐसे ही गुजरने लगे, यहाँ तक कि मेरी शादी को 4 महीने हो गए थे। एक दिन प्रकाश ने कहा कि उन्हें किसी काम से दूसरे शहर जाना है और वह मुझे सुबह मायके छोड़कर चले जाएंगे और 20 दिन के बाद वह वापस आकर मुझे लेने आ जाएंगे। उनके ऑफिस की कोई मीटिंग थी, इसलिए उनका जाना बहुत ज़रूरी था। मैंने भी कहा ठीक है। प्रकाश ने मुझे शाम के टाइम मेरे मायके छोड़ दिया और खुद एयरपोर्ट की तरफ निकल गए।
के बाद तो मेरी जिंदगी में जैसे तूफान सा आ गया। 20 दिन के बाद प्रकाश मुझे मायके से घर तो ले गए, लेकिन वह मुझे बहुत बदले बदले लग रहे थे। अब वह मुझसे बात भी बहुत कम करने लगे थे। उनकी आंखों में मुझे पहली वाली मोहब्बत नहीं दिखती थी। अब मुझे उनके साथ अजनबी सा फील होता था। जब उनका ज़्यादा समय ऑफिस में ही गुजरता तो तब मैं उनसे इस बात की शिकायत करती तो वह मुझसे अपने बिजनेस को बहाना कर देते थे। कहने लगते कि मुझे ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम होता है। कभी कहते कि घर में हर ज़रूरत की चीज़ है, फिर तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है? मैं अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, तुम्हें थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं उनसे कहती कि मुझे चीज़ों की नहीं आपकी ज़रूरत है, मगर शायद अब प्रकाश के पास मेरे लिए वक्त नहीं था। मैं घर पर सारा सारा दिन अकेली बोर होती रहती थी। इसलिए मैंने खाना पकाने वाली और सफाई करने वाली नौकरानी को छुट्टी दे दी। मैंने सोचा कि मैं घर का सारा काम अब खुद ही करूंगी। हो सकता है इसी से मेरा समय गुजर जाए और मुझे प्रकाश के इंतजार की तकलीफ भी नहीं सहनी पड़ेगी। लेकिन यह सिर्फ मेरा ख्याल ही था, क्योंकि मुझे घर का काम छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया था। अब जब मैंने घर का कामकाज शुरू किया तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मुझसे यह काम संभाला नहीं जा रहा था। मैंने परेशान होकर प्रकाश से कहा कि आप घर के कामकाज के लिए दोबारा कोई नौकरानी रख लीजिए, क्योंकि मुझसे अब इतना सारा काम नहीं होता। लेकिन प्रकाश कहने लगे, अब हमें नौकर की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी घर में होता ही कौन है, एक मैं हूँ और एक तुम हो। 2 लोगों का खाना बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रकाश का यह जवाब सुनकर तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि वह तो मुझे हमेशा सजने संवरने की बात करते थे और मुझसे कहते थे कि तुम्हें किसी भी काम को हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आज वही इंसान मुझे नौकरों की सैलरी पर बहस कर रहा था। यह सब सुनकर तो मेरा दिल टूट गया था, लेकिन मैंने उनसे कोई शिकायत नहीं की। अगले दिन प्रकाश ऑफिस से घर वापस आए तो वह मुझे बहुत खुश लग रहे थे। अब जब मैं उनसे वजह पूछी तो कहने लगे कि मेरे पास एक गुड न्यूज़ है, लेकिन वह अब मैं तुम्हें कल बताऊंगा। फिलहाल तुम मेरे लिए खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं सोने लगी कि आखिर ऐसी क्या बात है जो आज ही इतना खुश हैं। लेकिन मैं उनकी आदत को अच्छे तरीके से जानती थी। जब वह कोई बात बताने से मना कर दिया करते थे तो फिर वह बताते ही नहीं थे। मैं भी चुप हो गई और खामोशी से अगले दिन का इंतजार करने लगी। शाम के समय मैं उनका इंतजार कर रही थी कि दरवाजे पर किसी ने बेल बजाई। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो सामने गाड़ी खड़ी थी। पहले तो मैं पहचान ही नहीं सकी, क्योंकि प्रकाश अपनी गाड़ी घर के अंदर खड़ी करते थे, लेकिन आज वह अपनी गाड़ी में ही बैठे हुए थे। उनके हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग थे। जब मैंने दरवाजा खोला तो अंदर आने के बजाय वो शॉपिंग बैग मुझे देखकर बोले कि तुम जल्दी से नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ और इसके साथ की जो मैचिंग ज्वेलरी है वह पहनना मत भूलना। मैं तुम्हें पार्टी में लेकर जा रहा हूँ। जब तुम तैयार हो जाओगी तो हम चलेंगे, और जब तुम तैयार हो जाओ तो मुझे कॉल या मैसेज कर देना, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊँगा। मैंने उनसे वह बैग्स लिए और अपने कमरे में आकर तैयार होने लगी। मैं खुशी खुशी प्रकाश के साथ जाने के लिए तैयार हो रही थी। मैं बहुत मेहनत से और लगन से तैयार हो रही थी। लाल रंग की साड़ी और गोल्डन कलर की ज्वेलरी में मैं इतनी खूबसूरत लग रही थी, मुझे खुद को देखकर यकीन नहीं आ रहा था कि मैं ही हूँ। बार बार मैं अपने आप को शीशे में देख रही थी। अभी मैं पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई थी। फिर से दरवाजे पर बेल बजी। मैं समझ गई थी कि दरवाजे पर प्रकाश ही होंगे और वह मेरा इंतजार नहीं कर सके, इसलिए मुझे पहले ही लेने आ गए। मैंने जल्दी से अपने बाल खोले और घर को लॉक करके प्रकाश के साथ गाड़ी में बैठ गई। आज प्रकाश को भी बहुत अच्छे से तैयार हुए थे। उन्होंने गाड़ी में म्यूजिक लगा दिया था। प्रकाश आप बहुत अच्छे मूड में थे और मुझसे काफी हंसी मजाक भी कर रहे थे। वह मुझे समझाने लगे कि जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग होंगे और मुझे वहाँ पर सब लोगों से हंसी खुशी मिलना है। और फिर वह कहने लगे कि अगर इंसान अपने बातों से दूसरों को इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाता है तो वह बहुत सारे फायदे उठा सकता है। उनकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद हमारी गाड़ी एक बड़े से होटल के सामने पार्क की। उन्होंने हमारी गाड़ी का दरवाजा ऐसे खोला जैसे मैं कोई राजकुमारी हूँ। मेरा हाथ पकड़कर वह होटल के अंदर चले गए। उनका अंदाज आज मुझे बहुत बदला बदला सा लग रहा था,
क्योंकि मैंने उन्हें ऐसा शादी के बाद पहली बार ही देखा था, जो आज वह सारी दुनिया के सामने दिख रहे थे। खैर, जब हम उस होटल के अंदर गए तो एक बहुत बड़े हॉल को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। हर तरफ लाइट जल रही थी। होटल में बहुत सारे ऑफिसर्स और उनकी पत्नियां इनवाइटेड थी। यह एक बहुत बड़ी पार्टी थी। यहाँ आकर मुझे थोड़ा नर्वस फील हो रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में मुझे पता चल गया था कि मेरी खूबसूरती ने सबको अपनी तरफ खींच लिया है। वैसे तो मैं पहले भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और आज मैं ऐसे तैयार हुई थी जैसे किसी नई नवेली दुल्हन को तैयार किया जाता है। प्रकाश ने भी बहुत ज़्यादा प्राउड से मुझे अपने दोस्तों से मिलवाया। उसके बाद हम सब लोगों ने खाना खाया और वहाँ हल्का हल्का म्यूजिक भी बज रहा था। यह माहौल मेरे लिए बहुत ही अजनबी सा था। जिंदगी में पहली बार मैंने इतने सारे लोगों के सामने बैठकर खाना खाया था, जिससे मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। लेकिन मैं प्रकाश का साथ दे रही थी क्योंकि आज वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। मुझे कुछ देर से ऐसा लग रहा था कि हमारे पास वाले टेबल पर जो आदमी बैठा है वह बार बार मुझे देख रहा था। उसका देखना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था और मुझे उसके देखने से उलझन हो रही थी। थोड़ी देर के बाद वह अपने टेबल से उठकर हमारे साथ ही हमारे टेबल पर आकर बैठ गया। बात करते करते पता चला कि वह मेरे पति प्रकाश का सीनियर ऑफिसर था, लेकिन उसने देखने से कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वह सीनियर है। प्रकाश ने मुझे उससे मिलवाया। उसे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे किया, ना चाहते हुए भी मुझे सबके सामने उसे हाथ मिलाना पड़ा। हाथ मिलाते हुए उसने मेरा हाथ अपने हाथ से हल्के से दबा दिया था। उसकी हरकत मुझे बहुत बुरी लगी थी। प्रकाश ने भी यह बात नोटिस की थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वह चुप रहे। मुझे अपने पति की इस हरकत पर बहुत हैरत हो रही थी। वह यह सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। प्रकाश ने मुझे बताया कि यह मिस्टर खन्ना है। अगर ये चाहे तो मुझे बहुत जल्दी प्रमोशन मिल सकता है। मिस्टर खन्ना की बातचीत जारी रही। वह बहुत ज़्यादा दिलचस्प बातें कर रहे थे, लेकिन वह बार बार ही मुझे देखे जा रहे थे। जब पार्टी खत्म हुई तो मिस्टर खन्ना मेरे पति से हंस हंस कर बातें करने लगे। वह उनके साथ साथ ही चलते हुए होटल से बाहर आ गए। मुझे उनका हमारे साथ में चलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और खैर अब पार्टी से अपने घर वापस आ गए थे। प्रकाश ने घर आकर मुझे शुक्रिया अदा किया क्योंकि पार्टी में मैं उनका पूरा साथ दिया था। ऐसी खुशी में प्रकाश ने मुझसे वादा किया कि वह जल्दी ही ऐसे घर में किसी नौकरानी का इंतजाम कर देंगे। बस अब मुझे उनके साथ ऐसी ही पार्टियों में जाना होगा। उनके बड़े बड़े ऑफिसरों से मेल जोल बढ़ाना होगा। अगले दिन जब मैं सोकर उठी तो 12 बज रहे थे। प्रकाश खुद ही नाश्ता लेकर घर से ऑफिस के लिए निकल गए थे। 1 घंटे बाद मैं फ्रेश होकर बैठी तो दरवाजे पर किसी ने बेल बजाई। उस समय मेरे पति घर पर नहीं होते थे और वह उसी समय कभी घर पर आते भी नहीं थे। मैं सोच रही थी कि पता नहीं कौन है। जब मैं दरवाजा खोला तो प्रकाश ही थे। उनके उसी समय घर पर आने पर मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई, लेकिन उनके बराबर में मैंने एक लड़के को खड़ा हुआ देखा तो मैं समझ गई थी। लड़के की उम्र 16-17 साल की होगी। उसका रंग सफ़ेद और सुर्ख था। प्रकाश ने मुझे उस लड़के से मिलवाया। मुझसे कहने लगे कि ये शामू है, बहुत ही जिम्मेदार और शरीफ बच्चा है, हर काम करना जानता है। इसने कुछ समय होटल में भी काम किया है। ये घर के सारे कामों से लेकर गाड़ी चलाना भी जानता है। प्रकाश ने उसकी तरफ इशारा करते हुए इसका कंधा कटक था बाया तो उसने अपनी नज़रें नीची कर ली। मुझे उसका यह अंदाज बहुत अच्छा लगा। प्रकाश ने मुझे बताया कि यह बहुत ही गरीब घर से है। सुबह तुम सो रही थी तो मैं घर से नाश्ता किए बगैर ही चला गया था। मैंने सोचा कि मैं किसी ढाबे पर ही नाश्ता कर लूँगा। वहाँ मेरी मुलाकात शामू से हुई। यह मुझे बहुत कुछ दिल से मिला और उसने मुझे बहुत अच्छा नाश्ता बनाकर खिलाया। मैं इसे ज़्यादा तनख्वाह देने की बात करके अपने साथ में लेकर आ गया। यह तुम्हारे हर काम में मदद करेगा और तुम्हारे छोटे भाई की तरह ख्याल रखेगा ना। शामू की तरफ देखा तो उसने जी हाँ में सर हिला दिया। मैं भी सुकून से हो गई थी कि नौकरों की फौज से जान छूटी। अच्छा है एक ही नौकर घर के सारे काम कर लेगा। मुझे भी आसानी होगी और ज़्यादा सर खपाना भी नहीं पड़ेगा।
रामू ने सच में मुझे बहुत आराम पहुंचाया। वह सारे काम औरतों से भी ज़्यादा अच्छे से करता था और कोई फालतू बात भी नहीं करता था। अब मैं बहुत ज़्यादा चैन से हो गई थी। श्यामू मुझे हमदर्दी सी हो गई थी। अब वह मुझे मेरे छोटे भाई की तरह ही लगता था। वह मुझे भी दे दे कहता और तो मुझे एहसास होता कि इसके दिल में मेरे लिए कितनी इज्जत है। एक दिन जब मैं सुबह उठी तो श्याम को अपने कमरे में नहीं था। मुझे फिक्र होने लगी कि पता नहीं कहाँ चला गया है। मैंने बाहर जाकर देखा तो वह लॉन में बैठा हुआ रो रहा था। मैं उसके आंसू देखकर समझ गई कि जरूर उसकी कोई ना कोई मजबूरी होगी या उसके घर में कोई परेशानी होगी, वरना वह इस तरीके से नहीं रोता। वह तो हमेशा हंसी खुशी रहने वाला लड़का था। फिर मैं श्यामू के पास गई। उसने मुझे देखा तो वह अपने आंसू मुझसे छुपाने लगा। शायद वह मुझे अपनी परेशानी बताना नहीं चाहता था। मैंने उससे काफ़ी पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मैंने सोचा कि शायद इसके घर में पैसों की परेशानी होगी, इसलिए मैंने उसे कुछ पैसे दिए, लेकिन उसने वह पैसे लेने से मना कर दिया। इतने में प्रकाश का फ़ोन आ गया। वह कह रहे थे कि आज हमारे घर कुछ मेहमान आ रहे हैं, तुम शाम उसे खाने बनवा लेना और वही लाल वाली साड़ी पहनकर तैयार हो जाना। तुम अगर मेरे मेहमानों से बातचीत करती रहोगी तो उनका दिल लगा रहेगा। उनके दोस्तों के बारे में सुनकर तो मुझे घबराहट होने लगी। मिस्टर खन्ना को तो बर्दाश्त करना तो मेरे बस के बाहर की बात थी। उनकी गंदी नज़र उस दिन भी मेरे ऊपर ही टिकी हुई थी, जिसे मैंने खूब ध्यान से देखा था। हर मैं मजबूरी और प्रकाश के कहने से तैयार हो गई। तकरीबन रात के 7 बजे प्रकाश अपने मेहमानों को लेकर घर आ गए। फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। प्रकाश के साथ आने वाला मेहमान और कोई नहीं बल्कि मिस्टर खन्ना ही थे, जिनको देखकर ही मेरा मूड खराब हो गया था। मेरा दिल तो नहीं चाहता था कि मैं उनसे बातचीत करूं, मगर मजबूरन मुझे उनसे बात करनी पड़ी। मैं और अब प्रकाश मिस्टर खन्ना के ड्राइंग रूम में बैठे थे। मिस्टर खन्ना बहुत ही अजीब तरीके से मेरे सामने बैठे थे, मगर उन्हें कोई खबर ही नहीं थी। थोड़ी देर बाद प्रकाश के मोबाइल पर किसी का फ़ोन आया। वह फ़ोन पर बात करते हुए कमरे से बाहर चले गए। अब कमरे में मैं और मिस्टर खन्ना अकेले रह गए थे। मिस्टर खन्ना मुझसे खुलकर बातें करने लगे। मुझे उनका ये अंदाज पसंद नहीं आया। वह इतनी अजीब अजीब बातें कर रहे थे कि मेरा जवाब देने का दिल नहीं कर रहा था। 10 मिनट हो गए। जब प्रकाश कमरे में वापस नहीं आए तो मैं उठकर कमरे से बाहर जाने लगी। मुझे मिस्टर खन्ना के साथ बैठना बहुत ही अजीब लग रहा था। इससे पहले मैं उठकर खड़ी होती मिस्टर खन्ना ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी इस हरकत पर मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरा दिल तो कर रहा था कि मैं उन्हें एक और थप्पड़ लगाऊं, लेकिन मैंने अपने गुस्से को ठंडा किया और आराम से उनसे कहने लगी कि मिस्टर खन्ना, आप ये क्या कर रहे हैं? आप मेरे पति के दोस्त हैं और उनके सीनियर ऑफिसर हैं, इसलिए मैं आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ। अगर आपने बदतमीजी बंद नहीं की तो मैं भी अब बदतमीजी पर ही उतर आऊँगी। मेरी इस बात से जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। वह सुकून से खड़े होकर मुझे घूर रहे थे। जब मैंने उसे अपना हाथ छुड़वाना चाहा तो वह और मेरे करीब आने लगे। मुझसे मेरा चेहरा लाल हो गया। मैंने टेबल से फ्लावर पॉट उठाया और उनके सर पर मार दिया। उनके सर से थोड़ा खून बहने लगा तो वह चिल्ला उठे। उनकी चीख सुनकर मेरे पति कमरे में आ गए। दर्द से चीख रहे थे और मेरे पति को बहुत गुस्सा आ रहा था। बजाय इसके वह अपने दोस्त मिस्टर खन्ना को कुछ कहते, उन्होंने उल्टा मुझे डांटना शुरू कर दिया। कहने लगे कि तुम पागल तो नहीं हो गई हो, ये तुमने क्या कर दिया? अभी और इसी समय उनसे माफ़ी मांगी। मैंने उनसे माफ़ी नहीं मांगी और उनकी तरफ देखते हुए ज़मीन पर थूक दिया और कहने लगी, नहीं मांगती, उल्टा इन्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए जो गंदी हरकत इन्होंने मेरे साथ की है। मेरी बात सुनकर प्रकाश ने मुझे बहुत ज़्यादा गुस्से में देखा और मुझसे कहने लगे, अगर तुमने मिस्टर खन्ना से माफ़ी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें यहीं खड़े खड़े डिवोर्स दे दूंगा। अपने पति की बात सुनकर तो मैं हैरान रह गई। क्या कोई भी शरीफ इंसान अपने दोस्त की खातिर अपने पत्नी को तलाक दे सकता है? मैं भी जिद पर अड़ गई, क्योंकि मिस्टर खन्ना की हरकत ही ऐसी थी कि उनसे माफ़ी मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मुझे यूँ खामोश खड़ा देखकर प्रकाश उल्टी गिनती गिनने लगे और सोच रहे थे कि अगर वह मुझे छोड़ने की धमकी देंगे तो वह मिस्टर खन्ना के पैर पड़ने लगेगी और उनसे माफ़ी मांग लूँगी। लेकिन मैं भी अपनी बात से नहीं हटी और मैंने उनसे माफ़ी नहीं मांगी। उसके बाद प्रकाश ने मुझसे कहा कि तुम पेपर का इंतज़ार करना, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। मैं हैरत
की नज़रों से उन्हें देखने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि प्रकाश तो मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे, फिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे थे, वह भी अपने इस घटिया दोस्त की खातिर। मिस्टर खन्ना यह सब कुछ देखकर मुस्कुरा रहे थे। वह भी बड़बड़ाते हुए हमारे घर से चले गए। मेरे पति भी उनके पीछे पीछे गए और मेरे बर्ताव की उनसे माफ़ी मांगने लगे। थोड़ी देर बाद जब प्रकाश घर के अंदर वापस आए तो उनका मूड कुछ ऐसा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन मेरी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। मैंने अपने कमरे में जाकर अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया और इस समय घर से निकलने लगी तो प्रकाश ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैंने दरवाज़ा खटखटाया मगर उन्होंने नहीं खोला। थोड़ी देर बाद वह अंदर आए और मुझसे कहने वाले ही, क्या हुआ? मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा वह गुस्से में कह दिया। हमारी बरसों की मोहब्बत मेरी छोटी सी बात पर ख़त्म हो जाएगी। लड़कियों की तरह हंगामा मत करो, जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ और खबरदार जो तुमने घर से निकलने की कोशिश भी की, मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। वैसे भी दरवाजे पर लॉक लगा हुआ है, तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है और इजाज़त भी नहीं। जब तक मैं ना कहूँ तुम घर से बाहर नहीं निकल सकते। तुम्हें हर सूरत में मेरे ऑफिसर को खुश करना होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपना पति का ऐसा रूप देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। प्रकाश इस हद तक गिर सकते थे, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इस सारे हंगामे की खबर शामू को भी हो चुकी थी, क्योंकि कमरे में पड़े फ्लावर पॉट के टुकड़े समेटने के लिए मैंने उसे ही कहा था। आप जब प्रकाश ने मुझे यहाँ कमरे में बंद कर दिया था और मैं शामू के रहमो करम पर आ गई थी। मेरे पति ने उसे सख्ती से समझाया था कि मुझसे कोई बात ना करे। अगले दिन प्रकाश घर से ऑफिस के लिए चले गए। उनके कहने के अनुसार श्याम ने मुझे खाना दिया। मैं अपने ही घर में कैद होकर रह गई थी और अपने नौकर की मोहताज हो गई थी। मैंने शामू को उसकी माँ बहन का वास्ता दिया और उसके आगे हाथ जोड़कर मदद मांगी तो उसका दिल भी मेरे लिए पिघल गया और कहने लगा कि दीदी तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी इज्जत की जिम्मेदारी अब मेरी है, अब कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। तुम्हारा पति भगवान माफ करे एक घटिया और गिरा हुआ आदमी है। हमारे यहाँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता और अगर कोई अपनी पत्नी के साथ ऐसी घटिया हरकत करने की सोच भी ले तो उसकी नस्ल खत्म कर दी जाती है। तो शामू की बातें सुनकर मुझे अंदाजा हो गया था कि वह मेरी मदद ज़रूर करेगा और मुझे यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। थोड़ी देर के बाद शामू मेरे कमरे में वापस आया और मुझसे बोला कि दीदी मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मैं सुबह बताना चाहता था मगर मुझे याद नहीं रहा। वह घटिया इंसान जो मेरा मालिक है और तुम्हारा पति है, किसी से फ़ोन पर बातें कर रहा था और कह रहा था कि कल हमारे घर पर वही साहब आएंगे और आप हर सूरत में उनसे मिलेंगे। श्यामू उन्हें जब मुझे यह बात बताई तो मैं समझ गई थी कि मैं मिस्टर खन्ना की बन चुकी हूँ। इसी सोच और हाल में मेरी सारी रात गुजर गई। पूरी रात मेरे रोते हुए गुजरी। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि वह मेरी इज्जत की हिफाजत करे। अगले दिन शामू मेरे पास आया। उसके हाथ फूले हुए थे और वह काफ़ी जल्दी में लग रहा था। दरवाज़ा खोलकर मेरे कमरे में आया और मुझसे बोला, दीदी तुम अपने खूबसूरत सा जोड़ा मुझे दे दो। मैं उसका चेहरा देखते हुए बोली, ऐसा मैं तो मेरे कपड़ों की ज़रूरत क्या है? वह कहने लगा, ये समय ज़्यादा बात करने का नहीं है, बस आप मुझे अपना एक अच्छा सा जोड़ा दे दे। मैंने उसे अपने एक साड़ी निकाल कर दी। वह मेरे हाथ से साड़ी लेकर कमरे में चला गया। फिर थोड़ी देर बाद वह साड़ी पहनकर मेरे कमरे में दोबारा आया तो उसे देखकर मेरी हंसी निकल गई, क्योंकि उसने बहुत ही अजीब तरीके से साड़ी बांध रखी थी। उसकी जिद करने पर मैंने उसकी सारी साड़ी ठीक से बांधी। अब वह पूरी तरीके से एक औरत लग रहा था। उसने अपने सर पर मेरी ही तरह लंबे बालों की विग लगा रखी थी। मैंने उससे कहा कि शामू ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारा औरत बनने का इरादा है? मैं उस समय अपने सारे दुख भूल गई थी और उसे हंसी मजाक करने लगी। उसने मुझसे कहा कि दीदी आप यहाँ से जाइए और मेरे कमरे में जाकर बैठ जाना। हमारे घर में आज उसके साथ एक और लड़का आया था जो शामू का दोस्त था। थोड़ी देर बाद मुझे अपने कमरे में किसी के आने की आवाज़ आई जो
की आवाज़ मेरे कमरे की तरफ से आ रही थी। मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था और फिर मेरे कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक होने की आवाज़ आई। कुछ देर बाद ही मेरे कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। घर में शोर मच गया। मैं कमरे से बाहर निकली। जब मैं अपने कमरे के पास पहुंची और मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा तो वहाँ का मंजर ही कुछ अलग था। मिस्टर खन्ना के कपड़े फटे हुए थे। श्यामू और उसका दोस्त मिस्टर खन्ना को मार रहे थे। मिस्टर खन्ना की तो हालत खराब हो रही थी। मैंने श्यामू उसे मना किया, लेकिन उसे पर तो मेरे जैसे भूत सवार था। मिस्टर खन्ना की जब मरी हालत हो गई तो शामू ने उन्हें छोड़ दिया और एक तरफ बैठ गया। मैं उसका मुंह देखने लगी और दिल ही दिल में हैरानी भी हो रही थी। मेरा यहाँ रुकना अब खतरे से खाली नहीं था, इसलिए मिस्टर खन्ना को कमरे में बंद करके उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। शामू मुझे गाड़ी में बैठाकर मेरे घर ड्रॉप करके खुद न जाने कहाँ चला गया। मैंने अपने माता पिता को सारी बात बताई तो वह उसी समय मुझे शहर से लेकर दूसरे शहर चले गए। प्रकाश की जान पहचान बहुत दूर तक थी। उसने मुझे डिवोर्स दे दी थी, मगर वह अपना बदला लेना नहीं भूला था, क्योंकि वह मेरे जरिए अपने ऑफिसर्स को खुश करके प्रमोशन लेना चाहता था। वह कभी भी मुझसे अपना बदला ले सकता था। कुछ दिनों बाद ही मेरी शादी मेरी माँ के दोस्त के बेटे से हो गई। अब मैं अपने घर में अपने पति के साथ बहुत खुश थी। मेरा घर छोटा सा था और मेरे पति एक छोटी सी नौकरी करते थे, लेकिन वे मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे और मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। भगवान ने मुझे बच्चे की खुशी भी दे दी थी। यह सब होने के बाद प्रकाश के बॉस ने उसके फ्रॉड का केस करके उसकी सारी जायदाद हथिया ली थी और उसे जेल भिजवा दिया था। आगे मैं बस इतना ही कहूँगी, भगवान दुश्मन को भी ऐसा पति ना दे जो अपनी पत्नी की इज्जत नीलाम करना चाहता हो, अपनी पत्नी को सीढ़ी बनाकर आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहता हो।